Why is the Indian rupee crashing? क्रैश कर रहा है। He has finally breached the crucial 80 mark against the dollar. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। इनफैक्ट करीब एक I don't know what India's stance on crypto is, but this would be the exact reason why you should be having your money in crypto. And just because that way you're not reliant on your country's currency. You're reliant on something that's honestly globally being founded at this point. एक साल से रुपये की वैल्यू गिरती ही जा रही है। महज एक साल में रुपया 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। हमारा एक्सचेंज रेट न्यूज खबरों में बस अभी नहीं आया, बल्कि पॉलिटिक्स में इसके बारे में ड्रामा कई सालों से चल रहा है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और एक्टर्स ने भी बड़े ही स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए हैं। जूही चावला हो, अमिताभ बच्चन, चेतन भगत हो या फिर श्री श्री रविशंकर, इलेक्शन मुद्दा बना है एक्सचेंज रेट। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूँ अपने साथ। आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए। इसी से ढूंढ रही हूँ I'm not gonna lie, that's kind of gangster. कि रुपया कहाँ That's a good तक use of a गिरता चला prop. गया है। सबका ये मानना है कि कमजोर हो रहा है रुपी और ये बहुत चिंता की बात है। और मैं इधर आया हूँ आपको ये बताने कि ये जो व्यूज है Good luck, वो बिल्कुल archivist. गलत है। एक चीज जिसके बारे में आपको न्यूज हेडलाइन मिलेगी नहीं, वो है आरबीआई रिजर्व्स के बारे में, जो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे 10 मिनट दो और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने इकोनॉमिक व्यूज ऐसे लोगों के ट्वीट्स देखकर क्यों नहीं बनाने चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है एक रिलेटिव बेसिस पर। क्योंकि डॉलर दुनिया की मेन करेंसी है, इसलिए हर करेंसी को डॉलर के मुकाबले मापा जाता है। Shout out to America. इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी दुनिया में और जो भी ट्रेड होता है देशों we के like to बीच spend वो a भी lot of डॉलर money. में ही होता है। इनफैक्ट जब इंडिया भी सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है तो वो रुपए में पैसे नहीं देता बल्कि डॉलर में देता है। सिंपली कहूँ तो यूएस डॉलर शर्मा जी के लड़के की जैसा है। I bet you that is so much more expensive just for currency rate than just go ahead and just paying it for straight rupees. That's an unfortunate जिसके thing for खिलाफ India. हम सबको मापा जाता That's why you can do it via crypto, via Bitcoin. है। आज एक्सचेंज रेट है करीब 87 रुपीज, यानी कि $1 के लिए आपको 87 रुपीज देने पड़ेंगे। और ये एक्सचेंज रेट रिलेटिव डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर मापा जाता है। She was a hypocrite? इसका How मतलब so? हुआ कि अगर रुपये की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है डॉलर से तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है रुपये के मुकाबले तो रुपये कमजोर होगा। अब आते हैं मेन पार्ट पर कि रुपया कमजोर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, माजरा क्या है। 2021 और 22 के बीच रुपये की वैल्यू 72 से 82 आ गई थी, यानी कि 10% गिरावट। और अक्टूबर 2022 में जब ये वैल्यू 83 क्रॉस करी थी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था? First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. अब इसको देखकर कई अपोजिंग पार्टी के How I don't see how it's dollar strengthening because our dollar is in fact getting weaker due to inflation. I think that's kind of like I mean that's a way to look at it. I would like to know all the context behind why she's looking at it that way, because I could assure you over here as people who are our normal form of currency is the dollar. Our dollar is going a lot less, not a lot further than it used to. And I think it's just because the Federal Reserve thinks that they have this thing called a money printing machine and it has no consequences. पॉलिटिशियंस उछल पड़े। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि Damn, Shinobi. 121 देशों में इंडिया 107वें रैंक पर है भुखमरी के मामले में। अब प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर बोलेंगे कि भुखमरी नहीं बढ़ रही हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में कमजोर हो रही है। अब आप बोलोगे कि मोहब डिफरेंस क्या है, रुपये कमजोर हो रहा है या फिर डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है? उसमें Both of those matter drastically. सेम ही बात तो हो गई। And the reasons behind it, the context behind it, is what's more important. पर एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सही कह रही है। एक्चुअली रुपये कमजोर नहीं हुआ, डॉलर बढ़ा है जिसकी वजह से रिलेटिवली रुपये कमजोर हो गया है। इस चीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उसको ढंग से समझो। रुपये ही नहीं बल्कि दूसरी करेंसीज भी कमजोर हुई है डॉलर के मुकाबले। इनफैक्ट अक्टूबर से दिसंबर 2024 के Both can be true. जहां रुपये की वैल्यू And 1.6% both are से probably गिरी true, है, just to what level. चाइनीज युआन की वैल्यू 4.1% से गिरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म Wow. देखोगे तो दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन से रुपये एक्चुअली इतना कमजोर नहीं हुआ और डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग हुआ है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है और दूसरा कारण है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। President
President Trump's 25% tariffs on steel and aluminum. The golden age of America begins right now. The golden age. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional. पहले समझते हैं यूएस ग्रोथ की कहानी, जिसके लिए हमें 2023 में जाना होगा। अब 2020 से लेकर 2023 के दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो भी सामान के दाम होते हैं, Yeah, no, this graph ain't right. There ain't no way inflation is down this much right now. Holy hell. वो बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि लोग ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है। Maybe और on इसकी paper वजह it से is, but इकोनॉमी तबाह हो जाती है। in किसी भी देश reality की it's सेंट्रल not. बैंक की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन बढ़े ना। इसी तरह यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल And we know this just because if you can ask any of the friends around here, any of your amigos or amigas, it's like, has rent gone down? Nope. Has the price of food gone down? Nope. In fact, have they gone up? Yep. It's just like, have drastic raises gone up? Nope. We're talking about 1 to 3% raises each year when inflation is up 7. So it's like, cool. I may make 3% more, but now my money's going 4% less. रिजर्व ने एक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है अमेरिका में, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, इसकी वजह से लोग ने कम लोन लिए और इसी वजह से इकोनॉमी धीमी हो गई। जब इकोनॉमी धीमी हुई तो दाम भी कम हो गए और यही लॉजिक थी फेडरल रिजर्व की। इसलिए अगर कोई भी सेंट्रल बैंक महंगाई को कम करना चाहता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं और फेडरल रिजर्व ने कई बार किया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से महंगाई तो कम हुई, पर कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हुए। ये कौन लोग हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी, इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है कि मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूं, जहां मुझे अच्छी खासी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। तो सब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट करने लग गए, जिस वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई और रुपी जैसी करेंसीज कमजोर हो गई। इसके अलावा यूएस इकोनॉमी भी अच्छा करने लगी, तो कई कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करने लगी, उधर चीजें मैन्युफैक्चर और बेचने के लिए। 2024 में I guess that's an issue of if I'm understanding this right, the driving force behind this is other countries investing into like the stock market, putting tons and tons of money into companies like Apple, Microsoft, XYZ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका को मिली, तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ी और उधर की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। तो कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सोचा कि भाई मैं इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लेकर अमेरिका जाता हूँ। और ये एक्चुअली हुआ है। अक्टूबर और दिसंबर 2024 के दौरान तो हमारे देश की स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 12 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। इसी वजह से डॉलर दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन में इंक्लूडिंग रुपी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने उसको यूज किया अपने लिए। और ये तो देखो जिंदगी का रूल ही है, चाहे फाइनेंस हो या फिर करियर, जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखी और जिसने यूज किया वही टॉप पर होगा। इसीलिए अपस्किलिंग इतना जरूरी है आज की दुनिया में, जहां आपके आमने सामने भतेरे डिस्ट्रैक्शंस है। बहुत अच्छा होता है ना कि अगर आपने अपने गोल्स हिट करे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। गीक फॉर गीक्स यही अपॉर्चुनिटी लेकर आया आपके लिए। आइए बड़ा ही सिंपल है, आप कोई भी कोर्स पिक करो उनके प्लेटफॉर्म पर। आपने वो कोर्स 90% कंप्लीट कर दिया तो आपकी 90% फी माफ, आपको रिफंड मिलेगा। पर देखो वैल्यूएबल निकले कि डॉलर इतना बड़ा क्यों और उसके पीछे दूसरा कारण क्या है, और वो है डोनाल्ड ट्रम्प का शो। This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. I'm locked in on this video just because with speaking on Donald Trump, I think he is the key factor in all of this. And this is no surprise, so I'm just saying it again. I think America and India are about to have a beautiful friendship going in the future. That's what I'm hedging on. Is I think with India's ability for manufacturing, the logistics behind their distribution, and their growing infrastructure, I see America and India's relationship becoming a mutually beneficial thing. So I'm curious on why the rupee would slide, or they're saying that the dollar would strengthen. I think the dollar may artificially strengthen just because Donald Trump is the sitting president. But until it's backed by by something, I'm very scared of the actual dollar because I think the value of the dollar is very inflated.
जैसे ही ट्रम्प इलेक्ट हुए तो डॉलर की वैल्यू बढ़ What's up, गई। Mahendra? अभी एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते कि डॉलर कमजोर हुए, वो एक कमजोर डॉलर चाहते हैं ताकि यूएस के एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों के कंपैरिजन से ज्यादा सस्ते हो जाएं और दूसरे देश अमेरिकन चीजें खरीदें जिससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो। पर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जिसने बाहर के इंपोर्ट्स को और महंगा बना दिया और डॉलर की डिमांड बढ़ा दी, जिसके साथ डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। पर देखो, बस अकेले डॉलर की गलती नहीं है, थोड़ी बहुत हमारे देश की भी गलती है और इसके पीछे कारण है ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम करते हैं तेल और कई चीजें। If it keeps going on like this, people are going to import much harder. Yeah, is eventually, if the tariffs do go through, eventually, yes, the everyday person, they're the ones who are ultimately going to feel the effects of it. जो आप डेली सामान में But use I'm करते thinking that हैं। these अब हम things IT are सर्विसेज tariffs are used more for negotiation than anything. I will, Mahendra. जरूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं थैंक्स टू इन्फोसिस और विप्रो, पर ये एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है कि वो हमारे इंपोर्ट्स को कैंसिल कर सकते। मोस्टली ओवरऑल इंडिया नेट इंपोर्टर है। नेट इंपोर्टर की वजह से ही हमारा ट्रेड डेफिसिट है और इसी वजह से हमें कई डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो जब तक हम मोस्टली सामान इंपोर्ट करेंगे, हम डॉलर की डिमांड बढ़ाते ठीक है, रहेंगे और महेंद्र। हमारा रुपया कमजोर होता रहेगा। इसके अलावा इंडिया में गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से 6% कर दी है और इसी वजह से रुपया और कमजोर हो गया। पर अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हो तो भाई खुशियां मनाओ, क्योंकि एक कमजोर रुपये का मतलब है कि आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा। अब इससे आपको फायदा मिलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये अपने मैनेजर से पूछना। पर क्योंकि ये कंपनीज डॉलर में कमाती है, एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है कि अब उनको ज्यादा रुपए मिलेंगे सेम काम के लिए। ऐसे ही हाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी है, जहाँ कई That's इंडियन exactly what I'm talking about. कंपनीज यूएस और यूरोप को With chips, with pharmaceuticals, एक्सपोर्ट करती maybe even clothes. अब आपने रुपया का हाल तो समझ लिया, पर आपने ये नहीं समझा कि आरबीआई ने कैसे करोड़ों रुपए खर्च करे हैं इस चीज को बचाने के लिए। इनफैक्ट अरविंद सुब्रमण्यम, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रधानमंत्री मोदी के नीचे, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं आरबीआई को क्रिटिसाइज करते हुए कि भैया देश का पैसा इसी तरह खर्च करना बंद कर दो। अब ये इतनी बड़ी चीज क्यों है? किसी भी देश का एक्सचेंज रेट 2 तरीके का हो सकता है। पहला है पेग्ड, दूसरा है फ्री फ्लोट। पेग का मतलब हुआ कि We need to use the different words than pegged. आपका एक्सचेंज रेट लॉक है। मान लो अगर $1 से 75 रुपीज मिलेंगे आपको, तो देश का सेंट्रल बैंक ये देखेगा कि ये एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे ना हो बल्कि 75 ही रहे, तो वो शायद डॉलर को बेचेंगे या डॉलर को खरीदेंगे, पर ये एक्सचेंज रेट बदलने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट। और 1991 से पहले इंडिया की हालत यही थी, पर 1991 के बाद ये फ्री फ्लोट हो गया, यानी कि मार्केट डिसाइड करेगी कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना होगा। अब आरबीआई कभी कभी कुछ डॉलर खरीद सकता है, बेच सकता है इस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, पर मोटा मोटी वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पर पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने मोटा मोटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करे रुपये के एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। इनफैक्ट 1991 से हमारे आरबीआई ने इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं। 100 से 150 बिलियन डॉलर समझते हो कितना होता है? पिछले एक साल I mean, $150 billion is a lot of money. में करीब इंडिया ने 130 बिलियन डॉलर दिए हैं तेल को इंपोर्ट करने के लिए। जितना हमारे देश ने पैसा खर्च किया तेल को इंपोर्ट करने के लिए, उतना ही आरबीआई ने खर्च किया रुपये को बचाने के लिए। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई आरबीआई के पैसे तो उनको खर्च करने दो। पहली बात, किसी भी करेंसी को बचाना मार्केट में बहुत मुश्किल है। चाइना से पूछो, 2015 में चाइना ने अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश करी थी और $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए थे, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। और अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार थाईलैंड से पूछ लेना क्या होता है। 1997 में थाईलैंड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था क्योंकि सेंट्रल बैंक ने अपने सारे डॉलर खत्म कर दिए करेंसी को बचाने के लिए। अब इंडिया की इकोनॉमी Very interesting. I didn't realize that Thailand and India, or not India, China tried saving up their own dollars and like reservations to try to, you know, basically keep less of it in circulation, thus creating less demand, or excuse me, less supply and hopefully the same amount of demand, thus strengthening its you know, strengthening it in principle, but it seemingly did not have that kind of effect. Very interesting. आज कई बेहतर पोजीशन में है थाईलैंड की इकोनॉमी से 1997 में,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरबीआई ने करने की कोशिश करी वो सही था। इनफैक्ट अभी अरविंद सुब्रमण्यम जैसे कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रुपये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, उसको और कमजोर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो बताता है कि एक He देश said- की करेंसी उसके मेन Yeah, ट्रेडिंग rupee is पार्टनर्स too के strong? कंपैरिजन से कितनी ज्यादा मजबूत है। अब अगर इसकी वैल्यू 100 है, यानी कि वो करेंसी एकदम ठीक वैल्यू पर है, पर अभी इंडिया की ये वैल्यू 108 है, जिसका मतलब है कि अभी इंडियन रुपी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, उल्टा उसको 8% और कमजोर होना चाहिए। और अरविंद सुब्रमण्यम का यही आर्गुमेंट है कि भाई करोड़ों रुपए खर्च करना बंद करो, जो मार्केट डिसाइड करती है रेट वही रहने दो, जूही चावला और बाबा रामदेव की मत सुनो। नॉट दैट वो उनकी सुन रहे होंगे, बट स्टिल। पर अब सवाल यह है कि अगर इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी 1991 के बाद एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की थी, तो भला आरबीआई उसको फिक्स करने की क्यों कोशिश कर रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके। अब आरबीआई ने कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हम बस गैस कर सकते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि जो आरबीआई ने किया वो जानबूझकर नहीं किया, पर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे इकोनॉमिस्ट इस बात को नहीं मानते। तो नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ये कहती है कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करना चाहती थी। अब महंगाई बढ़ेगी अगर रुपया कमजोर होगा, जिसकी वजह से तेल जैसी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो और महंगी हो जाएंगी। पर वो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, और वो है पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि भाई देखो, एक्सचेंज रेट अब पॉलिटिकल हो गई है। जूही चावला, बाबा रामदेव, श्री रविशंकर सब इस पर बहस कर रहे हैं, और कोई भी सरकार चाहती है कि चाहे इकोनॉमिकली इसका कोई सेंस ना बने, पर पॉलिटिकली एक्सचेंज रेट कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। पर वो कहते हैं कि किसी सरकार ने 30 साल तक ऐसा नहीं किया, तो अब भला मोदी सरकार क्यों करेगी। तो अब आते हैं फाइनल थ्योरी पर, और फाइनल थ्योरी कहती है कि आरबीआई ने ये किया इंडियन कंपनीज की मदद करने के लिए, क्योंकि इन कंपनीज के कई फॉरेन लोन्स हैं जो उनको डॉलर में चुकाने हैं। अगर रुपये कमज़ोर हो गया तो उनके लोन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारे देश की कंपनीज की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ये 4 थ्योरीज ही हैं, इनमें से सच क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। I think in the reality is it's probably all 4 of these things at different levels. It's probably, you know, it has something to do at like different percentages for all of these. तो इसीलिए अरविंद सुब्रमण्यम और दूसरे इकोनॉमिस्ट ने सलाह दी आरबीआई को कि भैया ये करोड़ों रुपए खर्च करना बंद Shubi, करो, don't make me बस put you on महंगाई timeout. और ग्रोथ पर फोकस रखो, एक्सचेंज रेट को बदलने दो जो भी मार्केट डिसाइड करती है। और हो सकता है कि सरकार भी ऐसा ही करना चाहती थी। इसी वजह से दिसंबर 2024 में इंडियन सरकार ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बना दिया। अब मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, पर कुछ लोग का मानना है कि एक कारण जिसकी वजह से गवर्नर को बदला गया वो यही था कि आरबीआई इतने पैसे खर्च कर रही है एक्सचेंज रेट को बचाने के लिए। तो इस पूरे वीडियो से आपको 2 सीख क्या मिली। पहली सीख कि बाबाओ बॉलीवुड। What 2 lessons? Well, one lesson is I think there's a misunderstanding that the American dollar is getting stronger. I think maybe now we're coming in for more than just interest payments on loans. We're looking for full repayments on loans, and now it's stressing, you know, government, like actual large corporations to pay that back. And this is going to be in the forms via tariffs. And the second one is that India and China, or it's not India and China, China and Thailand went through this idea of trying to take more of their money out of the circulating supply, lessening the amount of supply with the idea of the demand staying the same, and then thus that strengthening the value of the currency. But that's not actually what happened. Now it's getting stronger. I think the American dollar is so inflated. We're talking about being overvalued. I think the American dollar currently is overvalued. Now it's getting stronger by China. I mean, I don't see why China would help strengthen the American dollar. Yeah, it's overvalued. That's what I'm saying. But for me, I think that's kind of a good thing. But I still think with it even being overvalued, that it's making everything just too expensive.